दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक जबरदस्त बंगाली सस्पेंस थ्रिलर सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा और स्टोरी कितनी यूनिक है ये आपको इसके फर्स्ट हाफ से ही पता चल जाएगा, क्योंकि आगे जाकर वो प्रेडिक्शन एकदम से उल्टी पड़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी शुरू होती है एक नए मैरिड लड़के से जिसकी हाल ही में शादी हुई है। हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ हल्की फुल्की दारू पीते हुए बात कर रहा होता है और तभी थोड़ी देर बाद उसका दोस्त उसे उसकी बीवी के पास जाने की सलाह देता है और उसकी बीवी का नाम है फाल्गुनी। फिर जब वो कमरे में जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फाल्गुनी मर चुकी थी। साथ ही वो देखता है कि उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे होते हैं, जिसे देखकर वो और ज्यादा डर जाता है। अब अगले सीन में हमें एक पति पत्नी की जोड़ी दिखती है जिनके बीच जबरदस्त झगड़ा चल रहा था। लेकिन तभी चित्रा नाम की एक इंस्पेक्टर दरवाजा तोड़कर उनके घर के अंदर घुसती है और उस आदमी की कॉलर पकड़कर उसे खूब पीटती है। लेकिन तभी हमें अचानक पता चलता है कि ये सब असल में चित्रा का इमेजिनेशन था। इस तरह अब बाकी पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब इस कपल की एक छोटी बच्ची भी थी, जिसे चित्रा समझाती है कि तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची हो और अब तुम्हें ही अपनी माँ का ख्याल रखना होगा। इस बीच थोड़ी देर बाद चित्रा अपने हस्बैंड को फोन करके कहती है कि आज उसकी नाइट ड्यूटी है, ऊपर से बॉस ने कहीं जाने को कहा है। फिर हम देखते हैं कि बोरल नाम का एक इंस्पेक्टर चित्रा के पास आता है। अब यहाँ पर फाल्गुनी की कहानी सामने आती है। असल में ये उसकी दूसरी शादी थी, जबकि पहले पति से वो डिवोर्स ले चुकी थी और साथ ही उसकी एक बच्ची भी थी। फिर तलाक के कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई और इस तरह वो दोनों एक दूसरे को पिछले 2 साल से जानते थे। उनकी ये शादी भी घर वालों की मर्जी से हुई थी, इसलिए अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये एक मर्डर है तो आखिर कोई फाल्गुनी को क्यों मारेगा, और अगर उसने खुद को मारा है तो क्यों मारा होगा, जबकि शादी उसने अपनी मर्जी से की थी। अब इंस्पेक्टर बोरल घर वालों से कहता है कि इस लड़की की ये दूसरी शादी थी और शायद इस शादी में कोई गड़बड़ हुई होगी, जिस वजह से गिल्ट में आकर उसने खुद की जान ले ली होगी। अब चित्रा घर वालों से पूछताछ करने वाली होती ही है कि तभी बोरल उसे रोकता है कि चित्रा, ये केस मैं संभाल लूंगा, तुम जब तक जाकर गाड़ी से रजिस्टर ले आओ। इस तरह जब चित्रा बाहर चली जाती है तो बोरल उन घर वालों से कहता है कि देखो, अगर केस करना हो तो फॉरेंसिक जांच होगी और पोस्टमार्टम होगा, इसलिए अगर तुम कहोगे तो मैं इसे एक खुद की जान लेने का केस बनाकर इसे क्लोज कर दूंगा, इसलिए जो करना है वो बता दो। तो इस तरह वो घर वाले कुछ ले देकर इस केस को रफा दफा करवा देते हैं। फिर दूसरे दिन चित्रा पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल से बात करती है कि फाल्गुनी की शादी से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, ना तो उसके एक्स हस्बैंड को और ना ही दूल्हे के घर वालों को और ना ही फाल्गुनी के घर वालों को। ऊपर से 2 साल का रिलेशनशिप भी था, तो आखिर उसने खुद को क्यों मारा होगा? ये जरूर हत्या का मामला है। इस बीच वो कहती है कि हमारा इंस्पेक्टर ना खुद काम करता है और ना हमें करने देता है। तभी बोरल ये सुनकर चित्रा को बुलाकर हल्की डांट लगाता है कि फील्ड में जाओ तो अपना मुंह बंद रखा करो, मैं हूं ना देखने के लिए। अब तुम मुझे सिखाओगी कि काम कैसे करना है, और वैसे भी एक औरत दूसरी शादी कैसे कर सकती है। लेकिन तभी वो एकदम से कहता है कि अरे अब समझ में आया कि तुम इस केस को पर्सनली क्यों ले रही हो। वो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को छोड़ दिया था ना, शायद इसीलिए, है ना। इस तरह हमें पता चलता है कि चित्रा की माँ ने बचपन में उसे और उसके पिता को छोड़ दिया था, यानी उनका डिवोर्स हो गया था, और चित्रा का पिता भी इसी पुलिस स्टेशन में काम करता था और उस वक्त बोरल उसका जूनियर था। लेकिन प्रेजेंट में बोरल चित्रा पर तंज कसता है कि मत भूलो, ये जॉब तुम्हारे पिता की वजह से तुम्हें मिली है, समझी। और इस तरह से वो चित्रा की खूब इंसल्ट करता है, जबकि चित्रा कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि बोरल उसका सीनियर है। अब थोड़ी देर के बाद बोरल फिर से आता है और पूछता है कि क्या तुमने उस लड़की की खुदकुशी की रिपोर्ट तैयार कर दी? तो चित्रा कहती है कि सर, हम कैसे डिसाइड कर लें कि उस लड़की ने खुद को मारा है, पहले उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट तो आने दीजिए। लेकिन तभी बोरल उस पर चिल्लाता है कि मैं कितनी बार समझाऊं कि ये एक सिंपल सेल्फ किलिंग का केस है, इसलिए फालतू झमेले में मत पड़ो और जल्दी रिपोर्ट रेडी करो। इसके बाद चित्रा वहीं बैठे बैठे क्राइम सीन को इमेजिन करती है और साथ ही सभी फैमिली मेंबर्स के स्टेटमेंट्स को याद करने लगती है। वो फाल्गुनी के पति, देवर, माँ और सबसे पूछताछ करती है और सभी का स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है। सब शॉक्ड हैं कि फाल्गुनी ऐसा कैसे कर सकती है, इवन डिवोर्स के वक्त भी उसने सेल्फ किलिंग की बात नहीं की थी। अब इसी बीच चित्रा का हस्बैंड उसे लंच के साथ एक फूल भेजता है, क्योंकि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है जो चित्रा भूल गई थी। अब दूसरे सीन में हमें चिरायु नाम का एक लड़का दिखता है
जिसकी एक छोटी सी नर्सरी होती है जो उसने किराए पर ले रखी थी। साथ ही घर का मालिक चिरायु को बहुत पसंद करता था क्योंकि वो रेंट टाइम पर देता था और कभी कभी उसके लिए खाने का सामान भी लाता था, यानी दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। उधर शाम को चित्रा जब घर लौटती है तो वहाँ उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है क्योंकि आज उन्होंने छोटी सी फैमिली पार्टी रखी होती है। इसलिए अब चित्रा रेडी होकर अपने हस्बैंड के पास जाती है और फिर उसे बोरल की बदतमीजी के बारे में बताती है, जिस पर उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि वो आदमी पागल है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वैसे भी समाज में कई लोग औरतों को दबाने के लिए ही पैदा होते हैं। इसके बाद चित्रा फाल्गुनी के केस के बारे में घर वालों से डिस्कस करती है कि आखिर उसकी मौत का क्या कारण हो सकता है। तभी अचानक उसके घर की कामवाली बाई कहती है कि मैडम, 7 महीने पहले हमारे गांव में भी एक दुल्हन शादी की रात ही मर गई थी। तो ये सुनकर चित्रा शॉक्ड हो जाती है और अपनी बाई से उस मरी हुई औरत की डिटेल्स पूछने लगती है कि वो सब कब हुआ और कहाँ हुआ। फिर दूसरे सीन में हमें एक और दुल्हन दिखती है जो कमरे में बैठी होती है और फिर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसके बाद वो भी मिस्टीरियस तरीके से मारी जाती है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें 2 भाई दिखते हैं और छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भैया, स्कूल में किसी ने मुझे मारा जिस वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो इस पर बड़ा भाई उसे मोटिवेट करता है कि कल तुम जब स्कूल जाओ तो उसकी पिटाई कर देना और बिल्कुल डरना मत। अब प्रेजेंट में चित्रा पुलिस स्टेशन आती है और वहाँ पर कांस्टेबल से तानिया नाम की दुल्हन के केस की फाइल मांगती है, जिसके बारे में उसकी बाई ने उसको बताया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला चित्रा को डिटेल्स नहीं देता और उल्टा बोरल को फोन पर उसकी शिकायत कर देता है, जिस वजह से अब बोरल चित्रा को फोन करके खूब डांटता है कि तुम किसकी परमिशन से वहाँ गई थी और आखिर गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो, फौरन वापस आ जाओ। तभी चित्रा उसे समझाती है कि सर, 7 महीने पहले तानिया नाम की दुल्हन भी ऐसे ही मरी थी, जिसके बारे में मुझे एक लीड मिली है। और कहता है कि लगता है जब तुम्हें सस्पेंशन मिलेगा तभी अकल आएगी। तो इस बात पर चित्रा चुप होकर वापस चली जाती है। दूसरी ओर शुभांकर नाम का एक लड़का चिरायु की नर्सरी में फूलों का बुके लेने आता है। बातों बातों में चिरायु उसे चिढ़ाता है, भाई कब तक अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही फूल देते रहोगे, शादी कब करोगे। तो शुभांकर हंसते हुए कहता है, यार प्रपोज करने की बारी आती है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, खैर शादी के टाइम तू ही डेकोरेशन कर देना। इधर चित्रा एक कांस्टेबल के साथ फाल्गुनी और तानिया के केस पर डिस्कस कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे लगता है नई दुल्हनों को कोई जहर देकर मार रहा है, पहले तानिया फिर फाल्गुनी। लेकिन तभी उसी पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल उसकी ये बातें सुनकर किसी प्रेस वाले को लीक कर देता है। वो उस जर्नलिस्ट को बताता है कि रिसेंटली जो दुल्हन मरी उसने खुद को नहीं मारा बल्कि वो एक हत्या है और ये सब एक पुलिस ऑफिसर चित्रा का दावा है जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अब इसी तरह दूसरे दिन ये खबर वायरल हो जाती है, जिसके बाद अखबारों और सोशल मीडिया पर लोग इसे पढ़ते रहते हैं। और इससे होता यह है कि जब चित्रा पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसका सीनियर ऑफिसर पहले से वहां बैठा होता है। अब वो चित्रा से पूछता है कि आखिर अखबार में तुम्हारा नाम कैसे छपा, ये सब क्या नाटक है, क्या तुम्हें फेमस होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। लेकिन चित्रा को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं। पर जब उसे वायरल खबर के बारे में पता चलता है तो वो उनको अपनी थ्योरी बताती है कि सर, 7 महीने पहले तानिया नाम की एक लेडी अपनी दूसरी शादी की रात मरी थी और अब फाल्गुनी नाम की लेडी भी ठीक वैसे ही मरी है। लेकिन फिर भी वो सीनियर उसे डांटता है कि तुम्हारी थ्योरी से कुछ नहीं होगा, क्यों बेवजह दबे हुए केसेस को उखाड़ रही हो। एक तो वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत बोझ है, ऊपर से तुम जैसे ऑफिसर्स और मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अब इस तरह से वो चित्रा का सस्पेंशन ऑर्डर पास कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम चिरायु को देखते हैं जो चोरी छुपे किसी के घर में घुसता है और वहां एक फैमिली फोटो पर छोटी सी माला चढ़ाता है। अब उस फोटो को देखकर हमें पता चलता है कि ये वही 2 भाई हैं जिन्हें पहले दिखाया गया था और शायद चिरायु उनमें से एक है। फिर दूसरे दिन चित्रा अपने पिता के पास जाती है और उन्हें सस्पेंशन की बात बताती है, जिस पर उसका पिता उसे मोटिवेट करता है कि अरे सस्पेंशन एंजॉय करो, कहीं घूमने जाओ, हनीमून प्लान करो, पैनिक कौन होता है, तुम तो स्ट्रांग हो। इधर मीडिया वाले अब बोरल के पास पहुंचते हैं और उससे चित्रा के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि चित्रा एक नई ऑफिसर है जो वेब सीरीज देख कर थोड़ा ओवर थिंकिंग करने लगी थी, लेकिन ये केस सिंपल है, उस लड़की ने खुद को ही मारा था। तो इस तरह वो मीडिया को संभाल लेता है और फिर रात को अपना ही इंटरव्यू देखकर खुश होने लगता है कि वाह क्या इंटरव्यू दिया मैंने। लेकिन तभी अचानक इतनी रात में उसकी घर की घंटी बजती है और वो सोचता है कि आखिर इस वक्त कौन आया होगा। इधर चित्रा का हस्बैंड उसे समझाता है कि इसमें अपसेट होने की क्या बात है, बस कुछ महीनों का सस्पेंशन है, चलो हिल स्टेशन घूमकर आते हैं। लेकिन तभी अचानक बोरल चित्रा के घर पहुंचता है और उससे कहता है कि चित्रा फौरन बाहर आओ, सर बुला रहे हैं।
अब गाड़ी में बाहर वही सीनियर ऑफिसर होता है जो चित्रा को पहले डांट रहा था, लेकिन अब वो उससे कहता है कि चित्रा गाड़ी में बैठो और बताओ कि तुम्हारी थ्योरी क्या कहती है। इस तरह अब चित्रा उसे बताती है कि सर 7 महीने पहले तानिया मरी थी और वो उसकी दूसरी शादी थी और उसके पास एक बच्चा भी था। ऐसे ही अब फाल्गुनी ने भी सेकंड मैरिज की थी और उसकी भी एक औलाद थी। यानी उसके हिसाब से इन दोनों केसेस में काफी सिमिलैरिटीज मौजूद हैं और दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब थोड़ी देर बाद वो एक शादी वाले घर में पहुंचते हैं जहां वो ऑफिसर उससे कहता है कि यहाँ भी एक दुल्हन सेम तरीके से मरी है और तब जाकर चित्रा को समझ में आता है क्यों वो सीनियर उससे ये चीजें कंफर्म कर रहा था, क्योंकि शहर में ठीक वैसी ही एक और वारदात हो चुकी है। अब वो ऑफिसर बोरल को वही रोककर चित्रा के साथ अंदर जाता है जहां अंदर चित्रा देखती है कि वो दुल्हन टब में मरी पड़ी है और उसकी आंखों से भी खून के आंसू बह रहे हैं। यानी ठीक वही पैटर्न सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है जहां हम एक पति पत्नी को देखते हैं जो शायद चिरायु के माता पिता थे। अब पति की कोई प्रॉब्लम होती है जिसे बर्दाश्त न कर पाने की वजह से पत्नी अपने मायके जाने लगती है, लेकिन पति उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, हमारे 2 बच्चे हैं। पर फिर भी वो वाइफ नहीं मानती और उन्हें छोड़कर चली जाती है। यानी दोनों बच्चों के बचपन में ही चिरायु की माँ ने उन्हें छोड़ दिया था। इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एक और लड़की की दूसरी शादी हो रही होती है जहां उसकी बेटी उससे पूछती है कि माँ शादी के बाद क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी? तो दुल्हन कहती है कि अरे किसने कहा, मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करूंगी, दूसरों की बातें मत सुनो और जाकर रेडी हो जाओ। वहीं हम चिरायु को भी देखते हैं जो उस शादी में फूलों से डेकोरेशन कर रहा होता है। इधर चित्रा का सीनियर ऑफिसर उसे पुलिस हेडक्वार्टर्स बुलाता है, जबकि चित्रा यही सोचती रहती है कि पता नहीं सस्पेंशन कितने दिन का होगा और इस दौरान मैं क्या करूंगी। तभी सीनियर ऑफिसर चित्रा को बाहर बैठाकर एक कमरे में जाता है जहां धीरज, गौतम और अरुण नाम के 3 लोग पहले से बैठे होते हैं। वो उन्हें बताता है कि शहर में दूसरी शादी करने वाली दुल्हनें मर रही हैं और किसी भी केस में फॉरेंसिक वालों को जहर नहीं मिला है। इसी बीच अचानक वो ऑफिसर चित्रा को उस टीम में शामिल करने के लिए अंदर बुलाने का ऑर्डर देता है, लेकिन ये सुनकर धीरज, गौतम और अरुण थोड़े से डिसअपॉइंटेड होकर पूछते हैं कि सर हमारी टीम में लड़कियों का क्या काम? तो वो ऑफिसर कहता है कि चित्रा ने ही इस केस को उजागर किया और उसकी इंफॉर्मेशन से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वो तुम लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव साबित होगी। उधर अब चित्रा को पता चलता है कि उसका सस्पेंशन नहीं हुआ बल्कि उसे स्पेशल टीम में डाला गया है। फिर थोड़ी देर के बाद धीरज चित्रा से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो बता दो, वरना हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सुनकर चित्रा फौरन अपनी डायरी निकालती है और टॉप टू बॉटम सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके बताती है कि हत्यारा किन औरतों को टारगेट कर रहा है और उसका पैटर्न क्या है। अब ये देखकर धीरज चित्रा के काम से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, चलो अब असली काम पर लग जाओ। तो इस तरह अब ये चारों ऐसी प्रोफाइल्स ढूंढने लगते हैं जिसमें लेडी का डिवोर्स हो और उसके बाद बच्चा हो और रिसेंटली शादी होने वाली हो या हो चुकी हो, और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि आज रात भी एक लड़की की शादी है, जिस वजह से वो चारों उस शादी में पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसी शादी में आज चिरायु ने डेकोरेशन की थी और वो इस वक्त भी वहीं मौजूद होता है। इधर ये चारों अपनी नजरें लोगों पर गड़ाकर बैठे होते हैं कि हत्यारा जब इस दुल्हन को मारने आएगा तब उसे पकड़ लेंगे। इसी बीच चिरायु चित्रा के पास आकर खाना खाते हुए उससे बात करता है कि मैडम, मैंने शायद आपको टीवी पर देखा है, आप वही है ना जो दुल्हन की मौत के केस पर काम कर रही हैं। अब चित्रा अपने काम में इतनी फोकस्ड रहती है कि चिरायु को इग्नोर कर देती है। तभी हम देखते हैं कि स्टेज पर दुल्हन अचानक नीचे गिर पड़ती है और ये देखकर सारे पुलिस वाले और पब्लिक उसके पास दौड़ते हैं, जबकि चिरायु अब भी चुपचाप बिना हिले और हैरान हुए खाना खाता रहता है। इसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है जहां चिरायु की फैमिली की दर्दनाक कहानी सबके सामने आती है। हम देखते हैं कि चिरायु की मां के चले जाने के बाद उसका पिता दोनों बच्चों को मुश्किल से खाना खिलाता था, क्योंकि उसे खुद कोई ऐसी दिक्कत थी कि वो चाहकर भी नॉर्मल काम नहीं कर सकता था। लेकिन फिर एक दिन वो अपनी हालत से तंग आ जाता है और अपने साथ साथ अपने बच्चों के खाने में जहर मिला देता है। यानी अब वो खुद मरने और अपने दोनों बच्चों को खत्म करने की सोच रहा था। फिर दोनों बच्चे उसके साथ खाना खाने बैठते हैं और खाते वक्त वो चिरायु से उसकी माँ के बारे में बात करता रहता है कि वो कैसी माँ थी जो हमें छोड़कर चली गई, और अच्छा ही हुआ कि वो चली गई, वरना तुम दोनों भी उसकी तरह बन जाते। इस तरह अब जहर का खाना खाने से पिता और छोटा भाई मर जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे चिरायु किसी तरह से बच जाता है। शायद उसने कम खाया था जिससे वो बेहोश हो गया था और खाना खत्म नहीं कर पाया था।
खैर, अब प्रेजेंट डे पर पुलिस को पता चलता है कि हाल ही में जो दुल्हन शादी के स्टेज पर गिरी थी वो असल में मरी नहीं थी, बल्कि सुबह से उसका व्रत था, जिस वजह से उसे चक्कर आ गए थे और वो बेहोश होकर गिर गई थी। फिर दूसरे दिन चित्रा उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाती है जिससे उसने पहले तानिया के केस में डिटेल्स मांगी थी। इस बार वो यहाँ पर 2 कप चाय पीकर और थोड़ा रौब जमाकर वो केस फाइल्स ले लेती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस बार ऊपर से ऑर्डर होने की वजह से वो ऑफिसर उसकी बात मान लेता है। इसके बाद चित्रा तानिया के घर पहुंचती है और उसके माता पिता से पूछताछ करती है, जहां पर वो बताते हैं कि तानिया का पहला हस्बैंड शराबी था और वो उसे बहुत पीटता था, जबकि तानिया एक स्कूल में जॉब करती थी और फिर बाद में उसने डिवोर्स ले लिया, जिसके बाद उसके माता पिता ने उसे दूसरी शादी के लिए मजबूर किया क्योंकि वो अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख पा रहे थे। वो बताते हैं कि दूल्हा उसी स्कूल में काम करता था जहां वो पढ़ाती थी, इसलिए वो तानिया को पहले से जानता था। लेकिन फिर पता नहीं कैसे शादी के बाद अचानक तानिया की मौत हो गई। हम देखते हैं कि तानिया की बेटी भी अब अपने नाना नानी के पास रहती है क्योंकि उस आदमी ने तानिया की बेटी को अपने पास रखने से मना कर दिया था। अब चित्रा तानिया के पहले हस्बैंड से मिलती है जो उससे तानिया के बारे में गंदी बातें करता है कि वो जॉब के घमंड में मुझसे अलग हो गई, अच्छा हुआ जो वो मर गई, वो इसी लायक थी। ये सुनकर अब चित्रा गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहती है कि औरतों के बारे में ऐसी बातें मत करो, वरना अभी तुम्हें यही औरत बना दूंगी, तुम्हारे उर्जे पुर्जे निकाल कर। अब उसी रात तानिया के स्कूल से चित्रा को फोन आता है, जहां चित्रा उनसे पूछती है कि क्या वहां पर तानिया का कोई दुश्मन था। तो स्कूल वाली कहती है कि मैडम, बच्चे तो तानिया को बहुत पसंद करते थे और मुझे तो बहुत हैरानी हुई कि उसने खुद को खत्म कर लिया। अब चित्रा उससे पूछती है कि इसके अलावा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप मुझे दे सकती हैं। तो वो थोड़ा सोचकर बताती है कि मैडम, एक लड़का था जो ऑर्फनेज पर आता जाता रहता था और उससे तानिया की दोस्ती भी थी, बाकी मैं डिटेल्स पता करके आपको बताऊंगी। इसके बाद चित्रा अपने काम पर लौटते वक्त गौतम को फोन पर उसके किसी मुस्लिम दोस्त से बात करते हुए सुनती है और ये सुनते ही उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो कहती है कि सर, हमने तो सिर्फ हिंदू मैरिजेस चेक किए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब दूसरे रिलीजन में भी हो रहा हो। तो इस तरह अब धीरज, गौतम और अरुण सोच में पड़ जाते हैं और यही सोचते हैं कि चित्रा ठीक कह रही है, ऐसा भी हो सकता है। अब दूसरे दिन सीन एक चर्च में शिफ्ट होता है जहां एक लड़की की शादी हो रही होती है और अचानक उसकी भी मौत हो जाती है और वो भी बिल्कुल सेम तरीके से, यानी आंखों से खून के आंसू बह रहे होते हैं। और फिर हम नोटिस कर पाते हैं कि चिरायु भी उसी चर्च में बैठा होता है। अब इस बीच पुलिस वहां पहुंचती है और फॉरेंसिक वाले सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और फिर दुल्हे से पूछताछ होती है। फिर दुल्हा बताता है कि शादी के बाद मैं और मरिया शिमला जाने वाले थे, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तो इस तरह पुलिस वालों को यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिलता, जिस वजह से अब इनका सीनियर ऑफिसर चारों को बुलाकर डांटता है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के बीच में एक और मौत हो गई, आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करो, हमारे पास बस कुछ ही दिन का टाइम है, नहीं तो होम मिनिस्ट्री का लेटर आने में देर नहीं लगेगी। इस तरह अब ये चारों एक कैफे में बैठकर एक बार फिर से इस केस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, जहां धीरज सभी से कहता है कि दुल्हनों को जहर देकर मारा जा रहा है। वो कहता है कि शादी में कम लोग होते हैं क्योंकि वो सेकंड मैरिज होती है, इसलिए पॉसिबल है कि दुल्हन ने वो जहर किसी भरोसेमंद आदमी से लेकर ही खाया होगा जिस पर उसका विश्वास होगा। इसलिए अगर हम जहर देने का तरीका पता कर लें तो शायद हत्यारा भी पकड़ में आएगा। अब इसी बीच धीरज को पता चलता है कि बोरल ने फाल्गुनी के केस में कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी, यानी ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ना ही फॉरेंसिक रिपोर्ट, और ऐसे ही केस को क्लोज कर दिया था। इसलिए अब वो बोरल को बुलाकर चित्रा के सामने खूब डांटता है कि तुमने उस केस को क्यों दबाया, क्या तुमने उन लोगों से कोई घूस ली थी? अब उसी वक्त तानिया की स्कूल वाली चित्रा को फोन करती है और कहती है कि मैडम, मैंने उस लड़के के बारे में पता कर लिया है, उसका नाम चिरायु है, और इस तरह से वो उसका एड्रेस भी चित्रा को दे देती है। इसके बाद चित्रा सभी शादियों की गेस्ट लिस्ट चेक करती है और उसमें कॉमन रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उसे रिश्तेदारों के अलावा एक चीज और कॉमन मिलती है, जिसके बारे में वो धीरज को बताती है कि जिन 4 शादियों में दुल्हनें मरी वहाँ गोल्डन पेटल्स नाम की दुकान से फूल आए थे और उस दुकान को एक चिरायु नाम का लड़का चलाता है जो हर शादी में इन्वॉल्व था। अब वो शक करते हुए धीरज से ये भी कहती है कि तानिया की स्कूल वाली लेडी ने उसे बताया था कि एक लड़का तानिया से अक्सर मिलने आता था और उसका नाम भी चिरायु था, यानी ये लड़का जरूर इन केसेस से कोई ना कोई ताल्लुक रखता है। इस तरह अब ये लोग चिरायु के घर पहुंचते हैं और ताला तोड़कर उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन इतने में उस घर का मालिक आकर उन्हें रोक लेता है और पूछता है कि क्या आपके पास कोई सर्च वारंट है, कम से कम कानून का पालन तो करो। अब चिरायु घर पर नहीं होता, इसीलिए वो मकान मालिक उससे कहता है कि वो जब आएगा मैं आपको बता दूंगा,
जिसके बाद पुलिस वाले वापस लौट जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद अब चिरायु अपने घर लौटता है तो बिखरा सामान देखकर वो बहुत गुस्सा करता है। फिर उसी रात चित्रा और उसका हस्बैंड दोनों मूवी देखने जाते हैं, क्योंकि इन केसेस के चक्कर में दिन पर दिन चित्रा स्ट्रेस फील कर रही थी। इसी बीच जब पार्किंग में उसका हस्बैंड अकेला होता है तो हम देखते हैं कि चिरायु मास्क पहनकर वहां आता है और उसे खूब पीटता है। अब जब चित्रा वहां पहुंचती है तो उसका हस्बैंड काफी जख्मी हो चुका होता है। इसके बाद चित्रा और चिरायु के बीच में जोरदार फाइट होती है, लेकिन फिर भी चिरायु वहां से बचकर भाग जाता है। फिर दूसरे दिन चित्रा पुलिस स्टेशन में फेसबुक पर गोल्डन पेटल्स की दुकान सर्च करती है और वहां उसे चिरायु का फोटो दिखता है। अब चिरायु का फोटो देखकर उसे याद आता है कि इसे मैंने कहीं तो देखा था। फिर तभी हम देखते हैं कि चिरायु खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और चित्रा से कहता है कि मैडम, मैंने सुना है कि आप मुझे ढूंढ रही हैं, इसलिए मैं खुद आ गया। इसके बाद धीरज उसे इंटेरोगेशन रूम में बैठाकर सवाल जवाब करता है और पूछता है कि आखिर ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि 4 शादियों में तुमने फूल सप्लाई किए थे और वही 4 दुल्हनें मर गईं। तो चिरायु बड़ी मासूमियत से कहता है कि सर, मैं अकेला हूँ, मेरे लिए दुकान चलाना मुश्किल है, आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। इसी बीच चित्रा भी आकर उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो चिरायु कहता है कि मेरी माँ ने हमें छोड़ दिया, लेकिन मेरे पिता बहुत अच्छे थे, पर उन्होंने भी जहर देकर हमें मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। वो कहता है कि मेरी माँ बहुत ही खराब थी, बहुत खराब। इस तरह अब पूछताछ में चिरायु सच बोलने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक गौतम आकर चित्रा को रोक देता है, जिसके बाद चित्रा गौतम को बाहर लाकर डांटती है कि अरे वो कन्फेस करने वाला था और तुम बीच में आ गए। जिस पर गौतम कहता है कि हमारे पास एक बड़ी खबर आई है। असल में तानिया की बेटी ने बताया कि वो किलर कोई आदमी नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत है। वो आगे बताता है कि हमने इस बारे में जब मरी हुई दुल्हनों के बच्चों से बात की तो सभी ने यही कहा कि उनके पास एक बूढ़ी औरत थी जो एक छोटी सी मिठाई देकर उनसे कहती थी कि शादी की रात ये अपनी माँ को दे देना। ये सुनकर चित्रा पूरी तरह से शॉक हो जाती है, जिसके बाद ये लोग सभी बच्चों से एक एक करके उस बूढ़ी लेडी का स्केच बनवाते हैं और फिर फाइनली उस स्केच को सभी पुलिस स्टेशंस में भेज देते हैं। अब इससे होता यह है कि चिरायु के खिलाफ सबूत ना होने से पुलिस उसे छोड़ देती है और उस बूढ़ी लेडी के पीछे लग जाती है। लेकिन तभी हमारे सामने एक और बड़ा खुलासा होता है और वो ये कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि खुद चिरायु ही था, जो मास्क पहनकर और गेटअप बदलकर बच्चों को मिठाई देता था जिसमें पॉइजन मिला होता था। फिर इसके बाद चित्रा शुभांकर को फोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक नंबर भेज रही हूँ, जरा चेक करो कि ये किसका नंबर है। पर शुभांकर को वो ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि नंबर देखते ही वो उसे पहचान लेता है और चित्रा से कहता है कि अरे ये तो चिरायु का नंबर है, मैं हमेशा इसी से फूल खरीदता हूँ, इसकी मार्केट में फूलों की बड़ी शॉप है, बहुत ही सही लड़का है। पर तभी चित्रा उससे कहती है कि शुभांकर, फिलहाल तुम्हें एक जरूरी काम करना होगा, तुम अभी उसे फोन करो और उससे झूठ बोलो कि आने वाले शुक्रवार को तुम्हारी शादी है। साथ ही उसे ये भी कहो कि तुम्हारा पिता बीमार रहता है, इसलिए तुम जल्दी शादी कर रहे हो। ऊपर से ये उस लड़की की दूसरी शादी है, इसलिए शादी में कम लोग आएंगे, जिस वजह से डेकोरेशन बिल्कुल सिंपल और सस्ता चाहिए, यानी डेकोरेशन में ज्यादा खर्चा नहीं करना। तो अब शुभांकर ठीक इसी बात को लेकर चिरायु को फोन करता है और उससे कहता है कि भाई, तुमसे मैंने कहा था ना कि मेरी शादी में डेकोरेशन कर देना, तो देखो इस शुक्रवार को मेरी शादी है और वो उस लड़की की सेकंड मैरिज है, इसलिए बस छोटा सा डेकोरेशन कर देना, मैं ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहता। अब ये सुनकर चिरायु शॉक्ड रह जाता है और उससे दुल्हन का नाम पूछता है। फिर दुल्हन का नाम पता करने के बाद वो उस नाम से फेसबुक पर प्रोफाइल चेक करने लगता है और तभी एक चौंकाने वाली बात उसके सामने आती है कि दुल्हन तो उसी इंस्पेक्टर चित्रा की बड़ी बहन है। फिर वो कंफर्म करता है कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि चित्रा की बड़ी बहन का सच में पहले से डिवोर्स हो चुका था और इसीलिए अब वो शुभांकर से शादी करने वाली है। खैर, अब शुक्रवार वाले दिन पुलिस वाले चित्रा की बहन के बेटे के स्कूल के पास उस बूढ़ी औरत का इंतजार करते हैं, क्योंकि अब जब चित्रा की बहन की शादी की बात फैल चुकी है, इसलिए वो बूढ़ी औरत आज ही उसके बेटे को वो मिठाई देकर जाएगी जो वो उसे चित्रा की बहन को खिलाने को बोलेगी। इसलिए पुलिस का प्लान ये है कि जब वो उस बच्चे को मिठाई दे तभी उसे पकड़ लिया जाए। तो इस तरह अब स्कूल खत्म होने के बाद सारे बच्चे बाहर आते हैं और तभी अचानक एक बूढ़ी औरत एक बच्चे के पास आकर उसे कुछ देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर पूरी पुलिस उस औरत के पास जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो औरत असल में चिरायु नहीं था, बल्कि वो एक बेकरी वाली ओल्ड लेडी थी जिसके पास स्कूल की तरफ से एक ऑर्डर आया था जो उसे एक बच्चे को देना था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने स्कूल में उसको केक डिलीवर करने को कहा था। इस तरह अब पुलिस उस औरत के पीछे पड़ जाती है,
जबकि इसी बीच चिरायु मौका पाकर चित्रा की बहन को किडनैप करके ले जाता है। फिर ये बात जब धीरज को पता चलती है तो वो सभी को डांटता है कि जिस बच्चे की प्रोटेक्शन करनी थी उसके पास कौन था। आखिर सबके सब उस बूढ़ी औरत के पीछे कैसे भाग गए? पुलिस वालों का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? अब इसी वक्त अरुण चित्रा को चिरायु की फैमिली की एक पुरानी फोटो लाकर दिखाता है और उस फोटो में एक औरत को देखकर चित्रा को याद आता है कि जब वो चिरायु के घर गई थी तो उसने उस औरत को वहीं पास में दूसरे घर में देखा था। उधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि चिरायु चित्रा की बहन को अपने पुराने घर के पास लेकर जाता है और उसे मारने की तैयारी में लग जाता है। अब वो उसे सजा धजाकर डांटता है कि एक तो तुम पहले से शादीशुदा हो, ऊपर से तुम्हारा एक बच्चा भी है, फिर भी तुम शादी करने चली हो। आखिर कैसी माँ हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो आगे पूछता है कि तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम शादी कर लोगी तो उस बच्चे का क्या होगा? आखिर कौन उससे प्यार करेगा, कौन उसका ख्याल रखेगा? इतने में तभी चित्रा वहाँ पहुँच जाती है और उसके साथ चिरायु की माँ भी वहाँ आती है। अब वो चिरायु की माँ से कहती है कि आंटी जल्दी अंदर जाओ और चिरायु को कॉन्फ्रंट करो। तो अब जैसे ही चिरायु की माँ अंदर जाती है वैसे ही चिरायु अपनी माँ को देखकर डर जाता है। इसके बाद आता है असली सच सामने, जब उसकी माँ उसे अपनी कहानी बताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चिरायु के माता पिता के बीच हमेशा झगड़ा होता था, क्योंकि उसका पिता हमेशा शराब पीकर उसे बहुत पीटता था। यानी उसे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो हमेशा नशे में रहता था, जिस वजह से वो कमजोर हो चुका था। इस बीच चिरायु की माँ ने उसे एक दिन धमकी दी थी कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं एक दिन सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन ये सुनकर उसके पिता ने उसे उल्टी धमकी दे दी कि ठीक है, अगर तुम चली जाओगी तो मैं पूरे परिवार को मार दूंगा। इस डर से वो अपनी फैमिली को छोड़ नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद बच्चे बड़े होंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे चिरायु का पिता अपनी हद से गुजरता गया और अपनी बीवी के गहने बेचकर शराब पीने लगा और मारपीट ज्यादा करने लगा, जिससे परेशान होकर आखिरकार चिरायु की माँ अपने मायके चली गई, वो भी ये सोचकर कि पुलिस प्रोटेक्शन के साथ बच्चों को ले जाएगी। पर उसी रात चिरायु के पिता ने दोनों बेटों को झूठ बोला कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, वो किसी के साथ भाग गई है, क्योंकि वो मेरा ख्याल नहीं रख पाई और उसे तुम दोनों का भी ख्याल नहीं आया जो वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम्हारी माँ बहुत बेकार औरत है। इस तरह अब दोनों बच्चों के मन में अपनी माँ के प्रति जहर भर जाता है, जिसके बाद अगले दिन वो अपने दोनों बेटों के खाने में जहर मिलाकर दे देता है और साथ में खुद भी खा लेता है। पर चिरायु के पूरा खाना खाने से पहले बाकी दोनों बेहोश होने लगते हैं, जिस वजह से चिरायु अपना खाना छोड़कर उन्हें देखने लगता है और अपना पूरा खाना खत्म नहीं कर पाता, जिससे होता यह है कि वो दोनों तो मर जाते हैं, लेकिन कम जहर खाने की वजह से चिरायु बच जाता है। फिर जब पुलिस उसको ऑर्फनेज में भर्ती करती है तो उसकी माँ उसे लेने जाती है, जिसे देखकर चिरायु डरने लगता है और भागने लगता है और उसको अपने पिता की बातों पर भरोसा हो चुका था और यही भरोसा आज तक कायम था। यानी उसका भ्रम उसकी माँ ये सच बताकर तोड़ रही थी। वो आगे बताती है कि उसके बाद मैं जानबूझकर चिरायु के सामने नहीं गई ताकि उसके दिल को तकलीफ ना हो और वो बड़ा होकर खुद सही गलत का फर्क कर सके। लेकिन इस बीच मुझे अपने बेटे का ख्याल रखना था, इसलिए मैंने इसके लिए तानिया को चुना जो वहाँ काम करती थी। तानिया ने भी उसकी माँ को बताया कि चिरायु आपका नाम सुनकर बड़बड़ाने लगा और डर से कांपने लगा। यानी बचपन का वो ट्रॉमा उसे जकड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसकी माँ हारी नहीं। वो रोज ऑर्फनेज आती थी, तानिया को पैसे देती थी ताकि वो चिरायु का ख्याल रखे और यही वजह थी कि तानिया और चिरायु के बीच में दोस्ती जैसा रिश्ता था, जैसा कि स्कूल वाली लेडी ने चित्रा को बताया था। आगे चित्रा की माँ बताती है कि इसके बाद जब चिरायु बड़ा हुआ तो मैंने ही उसे अपने मोहल्ले में इनडायरेक्टली घर दिलवाया ताकि मैं उस पर नजर रख सकूं। साथ ही बिना पता चले उसके फूलों के बिजनेस में भी उसकी मदद की और कई बार उसके लिए खाना भिजवाया, जैसे कि मैं कोई कस्टमर हूँ जो अच्छे फूलों के बदले उसे खाना भिजवा रहा हो। अब ये सब सुनकर चिरायु को कहीं न कहीं फील होने लगता है कि वो गलत था, जबकि उसकी माँ की इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन इसी बीच अचानक चित्रा की बहन उसके पास से भागने की कोशिश करती है, जिसे देखकर चिरायु फौरन उसे पकड़ लेता है। लेकिन इतने में चित्रा अंदर आ जाती है और चिरायु को पकड़कर अपने काबू में कर लेती है। वो उससे कहती है कि मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं बनी। जब हम बड़े हुए तो हमारे पिता ने हमें समझाया कि माँ को उनका वक्त और प्यार नहीं मिला, इसलिए वो चली गई और इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन तुम अपनी माँ को देखो, उन्होंने तो तुमसे प्यार किया, तुम्हारी केयरिंग की, फिर भी तुमने ये रास्ता चुना। इस तरह अब चित्रा उन दोनों माँ बेटे को अकेला छोड़ देती है, जिसके बाद चिरायु अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कलर क्या है? वो कहता है कि दुर्गा पूजा के दिन तुम मुझे उसी कलर का शर्ट पहनाती थी और देखो इन कैंडीज में भी वही कलर है, मुझे वो कैंडी खिला दो। अब असल में उन कैंडीज में जहर होता है और अब चिरायु खुद को गिल्ट में मारने की कोशिश करता है
कि जिस माँ को वो इतना गलत समझ रहा था उसने उसके साथ कभी गलत नहीं किया और फिर भी उसने इतने लोगों की जान ले ली। तो इस तरह अब चिरायु वो कैंडी खाने ही वाला होता है कि तभी पुलिस वहां आकर उसे वहां से ले जाती है। फिर दूसरे दिन वो सीनियर ऑफिसर इन चारों को खूब अप्रिशिएट करता है कि शानदार काम किया तुम लोगों ने, ऐसे ही लगे रहो, मैं तुम्हारे प्रमोशन के लिए जल्द ही बात करूंगा। अब इसी बीच हम देखते हैं कि चित्रा का हस्बैंड उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आता है और कहता है कि इसे तुम गाड़ी में भूल गई थी। इस तरह अब चित्रा उस लंच बॉक्स को ले लेती है और इसके बाद जब उसका हस्बैंड बाहर जाता है तो हम देखते हैं कि उसके फोन पर एक कॉल आता है जिसमें सामने वाला कहता है कि अरे तुम्हारी बीवी का तो प्रमोशन हो गया, वो भी हेडक्वार्टर्स पर, तो अब क्या होगा? जिस पर उसका पति उस आदमी से कहता है कि फिक्र मत करो, मेरा मिशन इस सब से बदलेगा नहीं और मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा कहकर वो फोन रख देता है और ये सीजन 1 इसी सस्पेंस के साथ एंड हो जाता है कि आखिर चित्रा का पति किससे बात कर रहा था और आखिर वो मिशन क्या था जिस पर वो लगा हुआ है। तो इसका खुलासा तो सीजन 2 में ही होगा जिसे हम रिलीज होते ही आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।